हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग कर रहे हैं MTS 2021 के प्रीवियस पेपर में आज प्रीवियस पेपर नंबर 37 है। इसका मतलब हुआ कि 36 पेपर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। और आज का पेपर हेल्ड किया गया था 21 जुलाई 2022 को था ये, ठीक है ना। और ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। 21 जुलाई कब 2022 का पेपर है, ठीक है, समझ गए। PDF आप लोगों ने सॉल्व ही कर ली होगी। और चलो देखते हैं कि आज आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। बीच में एक दिन का गैप हुआ। मैंने आप लोगों से बोला था कि सैटरडे को डाल देंगे, संडे को बिजी हैं। एक्चुअली शेड्यूल बिगड़ गया और सैटरडे को ही मैं बिजी हो गया, तो सैटरडे को जो डालना था वो संडे को डाल दिया। सैटरडे आप लोगों का गैप गया है। कभी कभी ऐसे हो जाता है, थोड़ी व्यस्त रहते हैं। वैसे कोशिश करेंगे कि गैप ना होने पाए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। और आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ये पहला क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है? इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इम्प्रूवमेंट किसका दिया है? इज़ द बेस्ट। देख लेते हैं क्या गलती है इसमें, ठीक है। चलो आ जाओ। तो लिखा है कि ट्रेवलिंग इज़ द बेस्ट मेथड टू यूटिलाइज टाइम। ट्रेवलिंग इज़ द बेस्ट मेथड टू यूटिलाइज टाइम, ठीक है। तो इसमें कोई गलती नज़र तो नहीं आ रही है यार फिलहाल। वैसे देखते हैं आप लोगों की तसल्ली के लिए। इज वर्ब है, ठीक है। इसके लिए सब्जेक्ट कौन है? ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग क्या है? एक ही कार्य होगा या एक से ज़्यादा है? एक काम है यार, एक काम है, तो ट्रेवलिंग के लिए इज सुटेबल है। अब बात आ गई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ये करेक्ट हो गया। टेंस चेक कर लो। तो टेंस चेक करके अगर पढ़ोगे तो लिखा होगा ट्रेवलिंग इज़ द बेस्ट मेथड टू यूटिलाइज टाइम। अपने समय को यूटिलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है आप ट्रेवलिंग करिए। तो एक जनरल ट्रुथ कही जा रही है। इसमें क्या है? एक जनरल ट्रुथ है। और जनरल ट्रुथ किस में होता है? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, ठीक है। ये पास्ट वगैरह नहीं हो सकता। तो टेंस के लिहाज से भी एकदम करेक्ट है। अच्छा, द लगा हुआ है तो द के साथ बेस्ट। दूसरे सारे मेथड से कंपैरिजन करके कह रहे हैं कि ये सबसे अच्छा मेथड है टाइम को यूटिलाइज करने का। तो फिलहाल इसमें हमें कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है तो सही है यार। इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहो या फिर ऑक्सफोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू कहो, ग्रामर तो वही लगेगी ना। जो मैं सोचूंगा वही तो ऑक्सफोर्ड से ही पढ़ के तो मैं भी बता रहा हूँ आपको। तो कहीं भी जाओगे, ठीक है। अब अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आ जाओ। मच के पहले बेस्ट के पहले मच नहीं लगना था, गलत हो गया। मच बेस्ट नहीं होगा, मच द बेस्ट होता तो ठीक था। और ये बेस्ट सुपरलेटिव है, इसके पहले एन नहीं लगता, द लगता है। और यहाँ आ जाओ, आर चेक करोगे तो ट्रेवलिंग के लिए आर नहीं लगा सकते, प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी। तो ये तीनों अगर गलत हो गए तो आखिर अब क्या करोगे? यही तो करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो इस लिहाज से आपका पहला आंसर हो गया, ठीक। आगे बढ़े, चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 किस बात के लिए है? ये है भैया साइनोनियम का, ठीक है। चलो साइनोनियम देखते हैं हम लोग। साइनोनियम किसका पूछ रहे हैं यार? इंटरफेयर का साइनोनियम पूछ रहे हैं। तो इंटरफेयर का साइनोनियम क्या होगा बताओ? इंटरफेयर करना क्या होता है? आप ये बताइए हमको ज़रा। इंटरफेयर करना क्या होता है? जब आप किसी दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करते हैं या कोई आदमी कुछ कर रहा है उसको करने से रोकते हैं, इस तरह से, यही तो होता है ना, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप करना, टांग अड़ाना। तो ये एक तरह से बाधा डालना होता है ना। जब आप इंटरफेयर करोगे तो किसी के काम में बाधा डाल रहे हो, रुकावट डाल रहे हो। अब आ जाओ इसका साइनोनियम ढूंढो। साइनोनियम में क्या होगा? एक्टिवेट करना। एक्टिवेट का मतलब होता है जो चीज़ चल नहीं रही है उसको चला दो, एक्टिवेट कर दो, सक्रिय कर दो, ये हो गया। मास्करेड का मतलब क्या होता है? एक मास्क वाला एक नाटक हुआ करता था पहले कभी। और वैसे प्रोग्राम वगैरह, गेट टुगेदर वगैरह में एक तरह का प्रोग्राम वगैरह भी होता था। वेस्टर्न कंट्रीज में ये प्रचलन था, इंडिया में नहीं था। अब इंडिया में भी हो गया है कि लोग अपने चेहरे पर मास्क लगा लेते हैं। कुत्ते का, बिल्ली का, शेर का, लकड़बग्घे का, आजकल तो डायनासोर का भी लगा लेते हैं। चेहरे पे मास्क लगाते हैं और उस मास्क लगा करके एक तरह का नाटक करते हैं लोग। तो वही वाला खेल होता है जो मास्क लगा के करते हैं। हेस्टेन का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी करना। क्या हो गया इसका मतलब? जल्दबाजी करना की। अब जल्दबाजी का इससे कोई लेना देना नहीं है, मास्करेड का कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है। इंटरफियर का मतलब एक्टिवेट करना, अपोजिट हो जाएगा, और रेस्ट्रिक्ट करना मतलब क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट मतलब रुकावट डालना, ठीक है ना, यही तो होता है रेस्ट्रिक्शन, रुकावट, रोक, बाधा, तो यही साइनोनियम है। इंटरफियर एकदम से एग्जैक्ट साइनोनियम अगर आप डिक्शनरी में एग्जैक्ट देखोगे तो इंटरफियर का साइनोनियम ये नहीं मिलेगा, लेकिन हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग नहीं चला। यहाँ हमको जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये 4 वर्ड हैं, इन्हीं 4 वर्ड में से आपको साइनोनियम ढूंढना है, तो बाकी तीनों नहीं होंगे, यही कुछ कुछ उससे मिलता जुलता यही साइनोनियम होगा। ठीक, बात समझ में आ गई? आप लोग वो वाला तरीका बिल्कुल छोड़ दीजिए जैसे पहले हाई स्कूल इंटर में ये होता था कि एक वर्ड किताब में होता था साइनोनियम एंटोनियम, अप का डाउन हो गया, नाइट का डे हो गया, ऐसे इस तरह का हुआ करता था। रिच का पुअर हो गया। अब आपको रिच का पुअर मिले ये जरूरी नहीं है, रिच का पुअर, पुअर के बदले में पुअर का दूसरा कोई साइनोनियम भी हो सकता है, या गरीब से मिलता जुलता कोई वर्ड हो सकता है, ठीक है। रिच का पुअर ही मिल जाए ये जरूरी नहीं है। तो अपने दिमाग को खोलिए, माइंड को ओपन करिए, साइनोनियम एंटोनियम के लिए आप एग्जैक्टली हूबहू वर्ड ढूंढने की कोशिश मत करिए। ठीक, आगे बढ़ें, ये आपको सलाह थी मेरी। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 किससे है? खाली जगह भरनी है आपको। चलो देखो, आई वॉज नॉट इवन डैश दैट माई फ्रेंड वॉज इल। पहले यहाँ देख लो किस बात से बात कही है, ये कि मेरा दोस्त बीमार था। ठीक, क्या बात कही है? कि मेरा दोस्त बीमार था। और आई वॉज नॉट इवन डैश, मुझे इस बात का मतलब कि मेरा दोस्त बीमार है, इस बात का मुझे डैश भी नहीं था। यहाँ इवन जो लिखा हुआ है ना, इवन का मतलब हो जाता है भी, और ये भी कौन सा है? अनएक्सपेक्टेड वाला होता है, हमें जिसकी उम्मीद नहीं होती, जो होना नहीं चाहिए था। तो इन्होंने कहा कि मेरा दोस्त बीमार था और मुझे इस बात की क्या नहीं थी, कह सकते इस बात की खबर भी नहीं थी, इस बात की भनक भी नहीं थी, इस बात का आभास भी नहीं था, इस तरह का कोई वर्ड लगाओगे। तो पहला वर्ड दिया हुआ है अलर्ट, मेरा दोस्त बीमार है, मुझे इस बात का अलर्ट भी नहीं था। अब ये कौन सी बात हुई? ये तो लगेगा नहीं। मैं अब ब्रेव लगने का यहाँ मैं इस बात का ब्रेव भी नहीं था, इसमें तो कोई मतलब नहीं आया। अवेयर को देख लो, मैं इस बात से अवेयर भी नहीं था, मतलब मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं थी, ये सही लग रहा है। ठीक, अब आप सोचिएगा एक तरफ से, आप मेरे साथ सोच के देखिए, मेरा दोस्त बीमार था, मुझे इस बात की खबर भी नहीं थी, मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं थी, तो अवेयर तो ठीक है। और क्रूएल यहाँ क्या लेना देना है क्रूएल का, बताओ? मेरा दोस्त बीमार था, मुझे इस बात की क्रूएल भी नहीं था, क्या है यार ये? मतलब ये तो एकदम से मतलब दिमाग कहीं से जरा सा भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हटाओ इसको। क्या लगा आपको? यहाँ लगेगा कि मैं इस बात से अवेयर भी नहीं था, तो आपका आंसर 3 हुआ। ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, अगर मेरा समझाना आपके पल्ले पड़ रहा है कि हाँ सर जो कह रहे हैं वो बात सही है, तो ठीक है, मान लो इस बात को। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये तो 3 ही आ गया फिर से, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज़ है? ग्रामेटिकल एरर बतानी है आपको। यहाँ लिखा है वी हैव गॉट टू, यहाँ हैव है, हैव के बाद गॉट बिल्कुल सही है। टू हैव, टू के बाद हैव लगा है, ये भी सही है। वी हैव गॉट टू हैव बीफ्ड अप इंटेलिजेंस, आगे लिखा है इंक्लूडिंग मच स्ट्रांग ह्यूमन इंटेलिजेंस दैन बिफोर, यहाँ लिखा है दैन। अब ये दैन आप तभी लगा सकते हो जब इसके पहले कहीं कंपैरेटिव डिग्री लगी होगी, उसी के साथ हम दैन लगाते हैं। ठीक है, किसकी कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे? इंटेलिजेंस नाउन है, इंक्लूडिंग नाउन है, मच एडवर्ब है, स्ट्रांग एडजेक्टिव है, इसी की आपको कंपैरेटिव बनानी होगी। तो स्ट्रांग, ये जो मच स्ट्रांग है, मच स्ट्रांग की जगह क्या होना चाहिए था? हमको लिखना चाहिए था स्ट्रांगर। ठीक है ना, स्ट्रांगर के साथ आप दैन लगा पाओगे, मच स्ट्रांग के साथ नहीं, क्योंकि मच स्ट्रांग पॉजिटिव डिग्री है। एक और गलती है यहाँ पर, मैं आपको एक और गलती बताता हूँ। जैसे ये स्ट्रांग लगा है, तो स्ट्रांग कौन सी डिग्री है? एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री के पहले मच नहीं लगता है बेटा, क्या लगता है? वेरी लगता है, समझ गए ना? तो वेरी लगता है, एक गलती यहाँ हो गई। दूसरी बात, यहाँ दैन लगा हुआ है, तो दैन में स्ट्रांग की जगह स्ट्रांगर कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए थी। दो गलतियाँ हैं, तो कुल मिलाकर के गलतियाँ निकली किसमें है? इस मच स्ट्रांग में गलतियाँ निकली हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? 3rd वाला हो जाना चाहिए। कोई कसर रह गई? बात समझ में आ गई ना? ठीक है, आगे चलो। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन रहा ये, इसमें क्या कह रहे हैं? इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आ जाओ। द स्मॉल फार्मर्स ऑफन नीड एट, ये लिखा है नीड एट,
नीड के बाद क्या लिखा है, बारो मनी टू मीट हाई एक्सपेंसेस। हाई एक्सपेंसेस मतलब जहाँ बड़े खर्चे होते हैं, जैसे ट्रैक्टर खरीदना है या बीज वगैरह खरीदना है और या खाद वगैरह के लिए पैसा ज़रूरत पड़ रही है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, बारो मनी, ये पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, किसान पैसा उधार लेने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि यहाँ नीड लगा हुआ है, उनको पैसा उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है अपने बड़े खर्चों से निपटने के लिए। अब आ जाओ, तुम्हें एरर दिखाते हैं कहाँ पे है। एरर ये है बच्चा कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम नीड लगाते हैं ना, तो नीड के बाद जब हम वर्ब यूज करते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं, नीड टू लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम कहें यू नीड टू टेक कंप्लीट बेड रेस्ट, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत है, तो नीड के साथ क्या लगता है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और यहाँ एट लगा हुआ है, यही गलती हो गई। तो यह आपका एरर फिर से कौन सा है, तीसरा वाला। क्लियर हो गई ना, कोई डाउट, कोई शक नहीं। चलो आगे बढ़ें फिर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, फिलर का क्वेश्चन है। द ब्लू टीम, मतलब दो टीमें हैं, एक ब्लू टीम है एक रेड टीम है। ये नाम किस आधार पर रखा है, खैर वही लोग जाने। एक ब्लू टीम है एक रेड टीम है। अब ब्लू टीम ने, यहाँ पे हमें वर्ब यूज करनी है, सुटेबल वर्ब यूज करनी है। ब्लू टीम ने रेड टीम को डैश किया टू प्ले द गेम, मतलब गेम खेलने के लिए ब्लू टीम ने रेड टीम को क्या किया होगा, तो ब्लू टीम ने रेड टीम को सरेंडर किया होगा, सवाल ही नहीं होगा, गेम खेलने के लिए सरेंडर थोड़े करेगा कोई। अब कंप्रोमाइज्ड लगाओगे तो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ बिद आना चाहिए, ये भी नहीं लग पाएगा। चैलेंज्ड, ये सूटेबल लग रहा है कि ब्लू टीम ने रेड टीम को गेम खेलने के लिए चैलेंज किया, आओ दम हो तो खेल लो, ठीक है, जीत के दिखाओ, तो ऐसा कुछ है। तो ब्लू टीम ने रेड टीम को मैच खेलने के लिए चैलेंज किया, सबसे सूटेबल यही है। हीटेड नहीं लगेगा, हीटेड लगा सकते हो गाली गलौज दे के माहौल गर्म करना, लेकिन जब वार वगैरह होता है ना, बैटल है, युद्ध है, लड़ाई है, मारपीट है, इस तरह की कोई चीज़ होती तो हीटेड लगा लेते, मैच खेलने में हीटेड नहीं होता। हालांकि एक्चुअली कुछ टीमों में ऐसा हो जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ ऐसे देश हैं जो आमने सामने, नाम नहीं लूँगा, जब से जान रहे हो सब लोग, कि जब वो आमने सामने होते हैं तो गाली गलौज अपशब्द आ जाता है, तो उसमें खिलाड़ी एक दूसरे को हिट करते हैं। जनरल वे में है, एक टीम दूसरे टीम को खेलने के लिए चैलेंज करती है, हीट वीट नहीं करती है, कॉम्प्रोमाइज़ सरेंडर नहीं करेगा, छोड़ो। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हुआ, 3 हुआ। अब ये इत्तेफाक की बात है कि आज कई सारे आंसर 3 हो रहे हैं, ये कोई रूल नहीं है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, मिस स्पेल्ट वर्ड बताओ आप। ठीक, मिस स्पेल्ट वर्ड में यहाँ लिखा है वी विल ऑलवेज, तो वी और विल और ऑलवेज में तो कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आ रही है। रिमेंबर, ये क्या है, रिमेंबर है, रिमेंबर बनाओ इसको। तो रिमेंबर की स्पेलिंग क्या होती है, REM, फिर E, फिर M, फिर BER, रिमेंबर। हमको नहीं लगता कि ये बताना पड़ेगा यार, तुम लोगों को पता ही होगी। अब कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन में जो S लिखा हुआ है, S की जगह होता है TION। ठीक है, लास्ट में क्या होता है, एंड कैसे होता है, TION से होता है। CONTRIBU इतना ठीक है, CONTRIBU इतना ठीक है, उसके बाद TION होगा। तो पहले हम लोग क्या करें, हम लोग रिमेंबर की देख लें। तो ये रिमेंबर गलत हो गया, ये रिमेंबर ये सही है, ये रिमेंबर भी सही है, ये रिमेंबर गलत है। तो बी और मतलब दूसरे और तीसरे में से कोई आंसर हो सकता है। कंट्रीब्यूशन की चेक कर लो, और सब चेक ही नहीं करें कि क्या बोलो, यहाँ देख लो कंट्रीब्यूशन में यहाँ CONTRA लिखा हुआ है, तो ये भी कट गया, तो मतलब थर्ड वाला भी कट गया। अब बी वाले जो दूसरा वाला है उसमें चाहो तो कंट्रीब्यूशन चेक कर लो और चाहे ना करो, होगा यही। अब कंट्रीब्यूशन और रिमेंबर दोनों सही है, तो आंसर कौन सा हुआ, दूसरा वाला हुआ। शायद इसको ताना बुरा लग गया, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आज सी ज़्यादा सही हो रहा है, और लो दूसरा भी सही आ गया। ठीक है, तो हम लीक टूट गई। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये है एंटोनिम का क्वेश्चन। एंटोनिम किसका बताना है, ब्लिसफुल का बताना है। ब्लिसफुल का मतलब क्या होता है, सुखी होता है। ठीक है, सुखी का मतलब क्या होगा, सुखी का मतलब आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, ज़रूरतें ज़रूर पूरी हो जाए, मतलब लग्जरीज भले ना पूरी हो, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, आप शरीर से स्वस्थ हैं और
बस इतना काफ़ी है। शरीर से स्वस्थ हो, ज़रूरतें पूरी हो रही हो, आपके अड़ोस पड़ोस में भी सब ठीक रहे, नाते रिश्तेदार में ठीक रहे, क्योंकि आप लाख आपकी ज़रूरतें पूरी रही, आपके घर में किसी को कोई कमी है, कोई बीमार है, तो आप सुखी नहीं रह पाओगे। घर भर और अड़ोस पड़ोस में सब सुखी होंगे, तब आप सुखी रह लेंगे। खुश होना तो मतलब तत्काल के लिए होता है ना, आपकी कोई ज़रूरत है या आपकी कोई इच्छा है, पूरी हो गई, आप खुश हो गए। अब खुश तो ऐसे भी आदमी हो जाता है ना कि उसका पूड़ी खाने का मन रहा है, पूड़ी खाने का मन कर रहा है, पूड़ी मिल गई खाने को, खुश हो गए, लेकिन वो सुखी होना नहीं होता। सुखी होना एक बड़ा टर्म है। चलो अच्छा, तो उसकी सुख दुख की परिभाषा में नहीं जाएंगे। तो ब्लिसफुल का मतलब होता है सुखी। अब इसका एंटोनिम बताना है, तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? जो दुखी होगा, ठीक है, दुखी हो गया ना। आ जाओ देखो कौन सा इसमें दुखी वाला है। आइडियलाइज्ड आदर्श होगा, इसका कोई लेना देना नहीं। मैलिशियस क्या होता है? जलनखोर होता है, जिसके अंदर जलन बहुत होती है। एक बार थीमेटिक वोकैब में, सॉरी रूट बेस्ड वोकैब में हमने आप लोगों को बताया था, 2 रूट बताए थे, एक था इसमें से मैल और एक था बेन, ठीक है। ये बेन किसके लिए लगता है? गुड सेंस में, और मैल किस में लगता है? बैड सेंस में लगता है। ये वीडियो आपके पास होगा। जिस दिन इसको बताया था उसी दिन 30 वर्ड आपको याद कराए थे, 30 मिनट में 30 वर्ड याद कराए थे। ये लगता है बुरे सेंस में, तो मैलिशियस उसमें था। वो जो वर्ड बता रहे थे 16-17 वर्ड मैलिशियस इससे बनाए थे, तो उसमें मैलिशियस था। और इस मैलिशियस का मतलब होता है जलनखोर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन होती है। खा लिख दिया मैंने, जलनखोर, या ईर्ष्यालु लिख दूँ, ठीक है, ये हो गया ईर्ष्यालु, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईर्ष्या होती है, आपको देख के जलता है जो, ये हो गया। तो चलो इसको क्लियर करते हैं और वर्ड बताते हैं। मिजरेबल का मतलब क्या होता है? दुखी, कष्ट में, जिसका जीवन कष्ट में बीत रहा है, जो कष्ट भुगत रहा है, वो मिजरेबल होता है, ठीक है। मिजरेबल हो गया, सैड हो गया, ठीक है, मिसफॉर्चून हो गया, ये सारी चीज़ें होती है। तो मिजरेबल मतलब दुखी व्यक्ति होता है, सफरिंग हो सकता है, सारोफुल हो सकता है, ये हो जाएगा। हेवनली मतलब स्वर्गीय हो जाता। अब स्वर्गीय का मतलब जो मर गया है वो नहीं, स्वर्गीय का मतलब होता है हेवन, स्वर्ग से रिलेटेड है, ठीक है, स्वर्गिक कह सकते हो। तो मैलिशियस, अब यहाँ देखो ब्लिसफुल के लिए आपको 2 वर्ड मिल रहे हैं, एक तो ये नहीं मिल रहा, एक तो ये नहीं मिल रहा, 2 वर्ड मिल रहे हैं, मैलिशियस और मिजरेबल। मैलिशियस ईर्ष्यालु, जिसके अंदर ईर्ष्या होगी वो खुशी कैसे हो सकता है? मतलब खुश नहीं होगा वो। तो मैलिशियस हो तो सकता, अगर मिजरेबल ना होता तो मैलिशियस आपका आंसर होता, लेकिन मिजरेबल ज़्यादा क्लोज आंसर है, इसलिए मैलिशियस नहीं होगा। अब सोच लो, अगर मिजरेबल ना होता तो हम 2 को लगा देते, अब चूंकि मिजरेबल दिया है इसलिए वही लगाएंगे, 3 वाला ही, ठीक हो गया। फिर से 3 आ गया। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं हम लोग। 8 हो गया ना हम लोगों का, अब 9 में आ जाओ। 9 में खाली जगह भरना है। किसकी जगह? देखो, ही वॉज अ डैश मैन एंड हैड नो विश टू बी रिच। वो डैश मैन था, ठीक है, एंड हैड नो विश टू रिच, उसको अमीर बनने की कोई इच्छा नहीं थी। तो यहाँ पे बताना है आपको, सारे वर्ड वही दिए हैं ना, गरीबी वाले, कोई दूसरा वर्ड है ही नहीं। तो ही वॉज अ डैश मैन, मैन लगा है ना, नाउन लगा है, तो नाउन के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। गरीब आदमी, ये अब मैन लगा हुआ है, तो इसमें आपको पता करना पड़ेगा कि एडजेक्टिव कौन सा है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से चक्कर फिर आ गया। पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है, नाउन है। पुअरली का मतलब बीमार है, तो ये एडजेक्टिव, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? बीमार, सिक, ठीक है, क्या होगा? बीमार, इसका मतलब हो जाएगा सिक या इल हो जाएगा। पुअर का मतलब ये भी एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है गरीब आदमी, ठीक है, गरीब हो गया। और पुअरर कंपैरेटिव डिग्री हो गई पुअर की। अब बोलो, ये तो लगेगा नहीं, ये तो लगेगा नहीं। अब इन दोनों में पुअरली पर्सन था, वो पुअरली मैन था या पुअर मैन था? पुअरली मैन का मतलब वो बीमार आदमी था और उसको अमीर बनने की कोई इच्छा नहीं थी। अब बीमार आदमी का अमीर बनने से कोई लेने देना नहीं, हमको लगाना है इसका अपोजिट यहाँ पे। तो क्या लगाना होगा हमको? पुअर लगाना चाहिए, पुअरली नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन रहा हो कि पुअरली पुअर में क्या लगाएं, तो पुअरली की मीनिंग होती है बीमार या सिक या इल होगा, तो आप वो नहीं लगा पाएंगे और आप पुअर लगाएंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। तो देखें ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार से एरर का क्वेश्चन फिर आ गया। चलो देखो, एन अपॉर्चुनिटी अराइज एंड ही डिसाइडेड टू टेक द जॉब इन ब्रुसेल्स, ठीक है। एक मौका आता है, एक मौका मिलता है और उसने डिसाइड किया कि ब्रुसेल्स में जॉब कर लेते हैं। ब्रुसेल्स एक जगह है, नौकरी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है।
अब चलो इसको हम लोग अपने कसौटी पर, अपने पैरामीटर पर चेक करते हैं, अपनी स्केल पर देखते हैं। ये एंड लगा हुआ है, एंड के पहले एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, एक सेंटेंस ये लिखा हुआ है, ठीक है। एंड के बाद वाले सेंटेंस में डिसाइडेड का जो टेंस है वो पास्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। पहले वाले में क्या है, अराइज लिखा हुआ है, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एन अपॉर्चुनिटी कैसा सब्जेक्ट होगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और अराइज कैसी हो गई, प्लूरल वर्ब हो गई। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से भी ये गलत है। और टेंस के हिसाब से देखा जाए तो एंड के बाद अगर डिसाइडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो ये अराउज भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए थी, अराइज नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, अब इसमें अराइज गलत होगा कि डिसाइडेड गलत होगा, ये कैसे डिसाइड करोगे? तो मैंने टेंस में पढ़ाया था कि जब सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ या जनरल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जनरल ट्रुथ हो, हैबिट हो, हैबिट का सेंस हो या रूटीन हो, ऐसा कुछ होता है तो हम सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। किस में रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। और कोई सेंटेंस होता है, वन टाइम इवेंट होता है, वो एक बार की कोई बात होती है तो हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो ही डिसाइडेड, अब ये एक मौका आया और उसने ब्रुसेल्स में नौकरी करना डिसाइड किया, तो ये एक बार है ना, रोज रोज ऐसा थोड़े होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट सही है, तो यहाँ गलती किसकी हो गई? इसकी हो गई। तो बार बार हर तरफ से वही गलत हो रहा है, हर तरफ से वही गलत हो रहा है, तो काटो इनको फिर, और कितना समझौता करेंगे, कितना मौका देंगे इनको। अराइज की जगह क्या होगा? अरोज होगा, समझ गए? आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा आपका ये 2 वाला, क्योंकि ये अराइज लिखा हुआ है 2 वाले में, यही गलत हो गया। ठीक है, समझ में आ गई ना सारी बात। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो इसमें अंडरलाइन तो मैंने किया नहीं है यार, एक मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन है एंटोनिम का, लिखा है अंडरलाइन वर्ड का, बताओ इसमें अंडरलाइन क्या नहीं है, लेकिन अंडरलाइन क्या तो अब कर दे रहे हैं। ये एब्सर्ड वर्ड जो है ना, इसमें यही अंडरलाइन किया हुआ था, इसी का एंटोनियम आपको बताना था। चलो पढ़ के देखते हैं। सजेस्टिंग दैट आयरिश इन्फ्लेशन में हैव अ नॉक ऑन इफेक्ट ऑन द यूरोजोन इज फैचुअस एंड एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सेंसलेस हो गया, सेंसलेस, या आप ये कह सकते हो नॉनसेंस। नॉनसेंस आप बोला करते हो ना, तो नॉनसेंस हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या होगा? नॉनसेंस का अपोजिट क्या? नॉनसेंस का अपोजिट रिलीवेंट होगा, नहीं सीरियस होगा, नहीं मीक होगा, नहीं सेंसिबल होगा। ठीक है, क्या होगा? सेंसिबल हो जाएगा इसका अपोजिट। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक इडियम दिया हुआ है, इसकी मीनिंग बताओ। ऑल आइज एंड ईयर्स, ऑल आइज एंड ईयर्स मतलब सारी आंखें और सारे कान। तो जब आपके आंख कान सब सतर्क हो जाते हों तो क्या कहोगे? आंख कान दोनों सतर्क हो जाते हैं तो टू बी अटेंटिव, मतलब आंखें सब कुछ देख रही हैं, कान सब कुछ सुन रहे हैं, एक चीज मिस नहीं हो रही है, तो टू बी अटेंटिव। या आप ये कह सकते हो ऑल अलर्ट। क्या हो गए आप? एकदम से पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं, तो ये हो गया। थ्रेटन समथिंग, बिलीव एवरीवन, फुल ऑफ ब्लस्टर, ये सब नहीं होगा। ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। 12 तक क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं इम्प्रूवमेंट बताओ। किसका? आइदर, अब यहाँ है आइदर यू एंड माई सिस्टर, इतना अंडरलाइन किया है, सिस्टर नहीं किया है। सिस्टर इज इन्वॉल्व इन द क्राइम। आइदर यू, या तो तुम या तो मेरी बहन इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो आइदर यू एंड माई सिस्टर, तो आइदर के साथ एंड नहीं लगता भैया, ये बहुत बार हो चुका है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, ये भी नहीं सही कर पाए तो गड़बड़ होगा। आइदर यू और माई सिस्टर होना चाहिए, तो कहाँ है दिया आइदर यू और माई सिस्टर? तो यू आर यहाँ तो दिया, लेकिन माइन लग गया, गलत हो गया। यहाँ नार दे दिया, होगा नहीं, और एंड माई सिस्टर, ये तीसरा वाला बरमार है यार। 3 कितना क्वेश्चन थर्ड वाला सही होगा? ठीक है, आ तो जिसने थर्ड पे तुक्का मारा होगा उसका भी काफी कम बन जाएगा। आ जाओ 14 नंबर पे भैया। 14 तो 14 में क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, जब कोई राजा या रानी की सरकार होती है, मतलब क्या हुआ? इसको कहते हैं हम लोग राजतंत्र। क्या कहते हैं?
तंत्र कहते हैं। किसी राजा या रानी की सरकार होती है तो हम क्या कहते हैं? राजतंत्र। इसको क्या कहते हो आप? मोनार्की। मोनार्क माने क्या होता है बच्चा? मोनार्क मतलब राजा। तो मोनो होता है एक, और आर्क मतलब राजा, मोनार्क मतलब एक राजा की सरकार। तो चाहे राजा हो चाहे रानी हो, मोनार्की हो जाएगा। आंसर हो गया। कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म होता है पूंजीवाद। तो देखो, मॉडर्न एज में दो तरह की सरकारें थी, कैपिटलिस्ट है और सोशलिस्ट थी। समाजवादी सरकार थी और पूंजीवादी सरकार थी। तो समाजवादी सरकार में जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट होती है उसमें क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के या जो उस कंट्री के रिसोर्सेज होते हैं उस पर सबका बराबर हक मानते हैं और सरकार के माध्यम से देश के प्रत्येक व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है। और कैपिटलिस्ट व्यवस्था क्या होती है? जिसमें जो पूंजीवादी होता है या जिसके पास पूंजी है वो उत्पादन के जो साधन होते हैं या जो वहाँ पे रिसोर्सेस होते हैं, जो पूंजी वाले होते हैं वही उस रिसोर्स को यूज़ करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि गरीब आदमी यूज़ कर नहीं पाएगा और प्राइवेट प्लेयर के हाथ में वो सारे रिसोर्सेज चले जाते हैं। ठीक है, तो आज के समय में देखा जाए तो कोई भी कंट्री ना पूरी तरह से सोशलिस्ट है और ना ही पूरी तरह से कैपिटलिस्ट है। आगे आ जाओ, प्लूटोक्रेसी की बात कर लो। तो प्लूटोक्रेसी क्या होता है? प्लूटो माने होता है अमीर, कुबेर, ठीक है ना, होता है। एक वर्ड है प्लूटो। तो रोम में प्लूटो को क्या कहते थे पता है? ये कुबेर को कहते हैं प्लूटो। ठीक है, ज्योग्राफी में एक ग्रह भी हुआ करता था कभी, आप तो वो ग्रह रह नहीं गया बेचारा। तो प्लूटो कुबेर, ग्रीक माइथोलॉजी में कुबेर को कहते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में कुबेर जानते हो ना, वही ग्रीक माइथोलॉजी में उनको प्लूटो कहते हैं। ये धन के देवता थे। तो जहाँ भी प्लूटो लग जाएगा वो किसके लिए लग जाएगा? धनी लोगों के लिए। तो प्लूटोक्रेसी क्या होता है? अमीर आदमियों का शासन होता है। मतलब एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें रिच पीपल जो होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं की सरकार होती है। ओलिगार्की क्या होता है? ओलिगार्की का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है, वही लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, वही लोग शासन चलाते हैं, तो ओलिगार्की होता है। अच्छा, और आप लोगों को अगर जानना है कि ये जितने भी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, अगर ये जानना चाहो तो मैंने भी एक वीडियो बना रखा है, टाइप्स ऑफ रूल्स एंड गवर्नमेंट, ऐसे ही है, वोकैब वाले सेशन उसमें होगा प्लेलिस्ट में, टाइप्स ऑफ रूल्स एंड गवर्नमेंट्स ऐसे मैंने बना रखा है, तो वो आप देख लीजिएगा। सारे के सारे जितने एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, मैंने वो सारे के सारे करवा दिए हैं उसमें। ठीक है, देख लीजिएगा, जिसको ज़रूरत हो देख लीजिएगा, नहीं ज़रूरत हो तो कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमें और टाइप के गवर्नमेंट्स जानना चाहिए या नहीं जानते हैं तो देख डालिए, उसको बहुत बढ़िया वीडियो है। ठीक है, इस तरह का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा और एमटीएस में कई बार आया है। इसके पहले भी 2-3 बार मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ, आज फिर कर दिया, क्योंकि जो लोग पीछे नहीं देखे हैं उनको पता चल जाएगा। फिर एक इडियम आया, बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट। बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट मतलब शक की कोई छाया नहीं, शक की कोई परछाई नहीं, मतलब जिस मामले में शक की कोई गुंजाइश ही ना हो उसको कहते हैं बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट। तो बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट का मतलब क्या होगा? विद सर्टेनिटी या फॉर श्योर, जिसमें कोई शक नहीं हो वो हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, अब इसमें और क्या एक्सप्लेन करें यार, हो तो गया। ठीक है, आ जाओ, अब हम करते हैं कौन सा क्वेश्चन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। पूछ रहे हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ब्यूरोक्रेट कौन सी स्पेलिंग सही है? तो पहले इसकी यहाँ से गोली मारो, पहले समझो, पहले हमारे साथ देखो क्या स्पेलिंग होती। BUREAU, पहले इतना समझो, BUR, गलती जहाँ होगी ना यहीं होगी ब्यूरोक्रेसी, और उसके बाद CRAT। तो क्रैट किसी में नहीं गलत है, देख लो, क्रैट किसी में नहीं गलत है, सब में BUREAU। और गलती किस में दी है जानते हो? ये यहीं वाले पे है सारी की सारी मिस्टेक, BUR सब में सही है। तो यहाँ देख लो क्या है, AEU है, गलत हो गया। यहाँ क्या है? AE है, गलत हो गया। यहाँ क्या है? EU दिया है, ये भी गलत हुआ। यहाँ REAU दिया हुआ, ये यहीं से होगी मिस्टेक, जब भी होगी, जब भी पूछा जाता है यही वाला ब्यूरो में ये वाला मिस्टेक होती है। समझ गए ना? ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये? एरर का क्वेश्चन है। लिखा है जर्म्स विल ऑलवेज फाइंड अ वे। तो
तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भैया, ये है सेंटेंस एरर का। तो जर्म्स विल ऑलवेज फाइंड अ वे टू एक्सप्लॉइट आवर ह्यूमन एनवायरनमेंट। लियो भैया, जो जर्म्स होते हैं ना वो उनको रास्ता मिल ही जाता है, कोई न कोई तरीका निकाल ही लेते हैं टू एक्सप्लॉइट अ ह्यूमन एनवायरनमेंट, हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट को बर्बाद करने का। तो जर्म्स ये प्लूरल में है, विल ऑलवेज फाइंड ये भी ठीक है, अ वे टू एक्सप्लॉइट, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर है। अब कहोगे कैसे नहीं है भाई, क्या करें, मतलब जब उसमें कोई गलती होगी तब तो समझा पाएंगे, जब गलती ही नहीं होगी तो समझाएंगे क्या। तो इसमें सब कुछ ठीक है। जर्म्स प्लूरल सब्जेक्ट है, विल फ्यूचर में है, ऑलवेज के साथ ऑलवेज प्लेस भी सही लगा है, फ्रीक्वेंसी यहीं लगाई जाती है। फाइंड विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, फाइंड अवे एक फ्रेज होता है, इसके बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो सब ठीक है, क्या कहें। ठीक है, पहला आंसर हो गया। आगे बढ़ो, जो नो एरर वाला है उसमें ज़्यादा समझा नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 18 में। ये है क्वेश्चन नंबर 18। बताना क्या है, साइनोनिम बताना है। किसका साइनोनिम बताना है, डायपर। अरे यार डायपर मत समझना ना, डायपर है इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है ना डायपर, तो वो समझ रहे हो ना डायपर क्या होता है। तो ये डायपर नहीं है। सेंटेंस पढ़ लो भैया, नहीं तो अलग तो दिमाग में ऊट पटांग आता रहेगा। दिस स्टाइल इज़ आइडियल फॉर मेन एंड ऑल एजेस। ठीक है, तो ये जो स्टाइल है वो हर उम्र के लोगों के लिए, मेन के लिए खासतौर से, महिलाएं ना सोचें अपने लिए। तो दिस स्टाइल इज़ आइडियल फॉर मेन, ये पुरुषों के लिए, हर उम्र के पुरुषों के लिए ये स्टाइल बहुत अच्छी है। आगे लिखा हु विश टू कन्वे अ डायपर लुक, जो एक डायपर लुक कन्वे करना चाहते हैं। डायपर में जाते हैं स्टाइलिश टाइप वाला होता है, तो डायपर स्टाइलिश हो जाएगा। ये आंसर होगा आपका 3 वाला साइनोनियम में। और वर्ड जानना चाहो तो लिख लो मेसी। मेसी मतलब क्या होता है, गंदा, बुरा हो जाता है। मेसी मतलब एक ही में खिचड़ी पका रखे हो, मतलब बहुत फूहड़ सा लगता है मेसी। फिल्दी मतलब गंदा होता है जिससे बदबू आ रही होगी। ठीक है, और हेल्दी यहाँ कोई लेना देना नहीं है, हेल्दी लुक नहीं होता। डायपर होता है ना तो वो स्टाइलिश लुक होता है, क्योंकि स्टाइल की बात हो रही है ना, स्टाइल की बात हो रही है, और कह रहे हैं कि हर एज के पुरुषों के लिए ये स्टाइल एक डायपर लुक देगी। तुम समझ जाओ, उसी से कुछ कॉमन सेंस लगाया करो। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। ये भी वन वर्ड का क्वेश्चन है। तो देखो, वायलेशन आर मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्ड एज सेक्रेड। वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, मिसयूज दुरुपयोग करना किसका, व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब क्या होता है, पवित्र। जो चीज़ पवित्र मानी जाती है उसको अपवित्र करना, दूषित करना। ठीक, किसी पवित्र वस्तु को अपवित्र या दूषित करना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सैक्रिलेज। ठीक है, क्या कहते हैं, सैक्रिलेज कहते हैं। समझ में आ गई बात। चलो आ जाओ। रेमेडी का मतलब क्या होता है, इलाज होता है, उपचार होता है। और बेनेडिक्शन, फिर आई वही बात, बेन मैल, मैंने उस दिन बोला था बेन और मैल, ये 2 वर्ड मैंने बताए थे। तो जिस दिन मैंने बेन बताया था उसी दिन था बेनेडिक्शन। मैंने कहा था बेन जो होता है वो गुड सेंस में होता है, और जो डिक्शन है, डिक्शन भाषा शैली के लिए यूज किया जाता है, शब्दों का चयन। तो अच्छे शब्दों का चयन, तो ये किसके लिए लगता है, ब्लेस, किसी को आशीर्वाद देते हो ये तो अच्छे शब्दों में दोगे ना, तो वो बेनेडिक्शन हो जाता है। डिवोशन मतलब होता है समर्पण, पता है, डेडिकेटेड होता है कोई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर भैया। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, वही नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड का मतलब इम्प्रूवमेंट करो, इम्प्रूवमेंट करो। और किसका, ये लिखा हुआ है इम्प्रूवमेंट। आगे लिखा है राइटिंग। राइटिंग मतलब जानते क्या होता है, दंगा होता है, RIOT। राइट मतलब क्या होता है, दंगा, बवाल, सुने हो ना ये वर्ड। तो राइटिंग ब्रोक आउट, ब्रेक आउट मतलब क्या, ब्रेक आउट मतलब होता है फैल जाना, दंगा फैल गया। आफ्टर द गवर्नमेंट रेज्ड द फ्यूल प्राइसेस अगेन। सरकार ने जब फ्यूल प्राइसेस को फिर से बढ़ा दिया, फ्यूल प्राइसेस का मतलब क्या हुआ, डीजल पेट्रोल का दाम फिर से बढ़ा दिया सरकार ने, तो दंगा फैल गया। ठीक है, तो दंगा फैल गया मतलब दोनों बातें तो इन्होंने ठीक लिखी हैं, तो उसमें कोई गलती तो नज़र आ नहीं रही है। अच्छा, गलती है तो टेंस की, लेकिन हमें बताना केवल इसमें है। अब देखो, आफ्टर यहाँ लिखा हुआ है, दोनों घटनाएं पास्ट में है। ब्रोक आउट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट में, रेज्ड किस में है, पास्ट में है। ठीक है, जब सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए तो दंगा फैल गया, दोनों बातें पास्ट में है। ठीक है,
हालांकि टेक्निकली गलती है, क्योंकि जब भी हम आफ्टर या बिफोर से किसी चीज़ को जोड़ते हैं, आफ्टर से जोड़ते हैं, तो आफ्टर के बाद में हमेशा परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है और आफ्टर के पहले इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है, ये रूल होता है। और बिफोर लगाते हो तो बिफोर के पहले हम लोग परफेक्ट टेंस यूज करते हैं और बिफोर के बाद में इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अगर पास्ट का हुआ तो आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट, बिफोर हुआ तो आफ्टर के पहले पास्ट परफेक्ट, बाद में पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, ये रूल है। और दोनों इंडेफिनिट टेंस में हो सकते हैं, तब हो सकते हैं जब उसमें फिर वही बात आई थोड़ी देर पहले बताया था, जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जनरल ट्रूथ हो, किसी की हैबिट के बारे में बता रहे हो या किसी की रूटीन के बारे में बोल रहे हो तो, ठीक है, क्या क्या होगा, हैबिट हो, रूटीन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जनरल ट्रूथ हो, तो ऐसा हो तो आफ्टर और बिफोर के आगे पीछे दोनों तरफ में इंडेफिनिट टेंस हो सकता है। अगर एक बार की घटना हो रही है, एक बार की बात हो रही है, तो आफ्टर के पहले इंडेफिनिट, आफ्टर के बाद में परफेक्ट टेंस होगा, बिफोर के पहले परफेक्ट और बिफोर के बाद में इंडेफिनिट टेंस होगा, ये रूल होता है, ठीक है। किंतु यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर हमारे पास कोई चारा नहीं है, जितना उन्होंने अंडरलाइन करके दिया है केवल उतना इम्प्रूव करना है। अच्छा, इम्प्रूव करने में भी जो नीचे ऑप्शन मिला है आप उसी दायरे में रहेंगे, अपने मन से नहीं बढ़ा सकते। तो रेज्ड की जगह पे इन्होंने रेजिंग दिया, रेजिंग क्यों लगाएंगे, दोनों पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, ये पास्ट में वो पास्ट में, रेज फर्स्ट फॉर्म में होगी, ये भी नहीं होगा, इज रेजिंग प्रेजेंट में आ गया, ये भी नहीं होगा, ब्रोक के ही टेंस में होना चाहिए। जब तेल बढ़ेंगे के दाम बढ़ेंगे तभी तो दंगा फैलेगा, तो एक ही टेंस में दोनों होगा। हाँ, अगर यहाँ पर उन्होंने हैड रेज्ड दिया होता तो हम यही लपक लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा सुटेबल होगा। किसी में नहीं दिया है तो नो इम्प्रूवमेंट करो, ठीक है ना। रूल्स अपनी जगह होते हैं और ये जो ऑप्शन हैं वो अपनी जगह पर होते हैं। रूल्स जानना आपके लिए ज़रूरी है, रूल्स जान लीजिए, लेकिन हर जगह स्ट्रिक्टली रूल नहीं लगेगा। कहीं कहीं पर हम अपने ऑप्शन में फंस जाते हैं, जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उतने में, उसी दायरे में आपको आंसर देना है। तो हम अगर दायरे में आते हैं तो हमारा ये आंसर करेक्ट है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब ये टेंस के जो रूल हैं अगर इसको और क्लियर करना चाहते हो तो मेरा एक वीडियो है जिस पर मैंने लिख रखा है आफ्टर, बिफोर और सिंस के साथ कौन सा टेंस लगता है। 3 चीज़ें बताया हूँ, आफ्टर बताया, बिफोर बताया, सिंस बताया, 3 चीज़ें उसमें हैं। और इसकी थंबनेल यही है, आफ्टर बिफोर सिंस के साथ कौन सी वर्ब लगती है और किस प्लेलिस्ट में मिलेगा, ये टेंस वाली प्लेलिस्ट में मिलेगा, ठीक है। टेंस का लेक्चर नंबर कौन सा है ये याद नहीं मुझे, शायद आखिरी है ये लेक्चर नंबर, ठीक है, लास्ट वाले में पड़ेगा, तो इतना पे तो आप ढूंढ ही लोगे यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक क्या होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं, देख लो, ये पुराना वाला राग है, आगे बढ़ जाओ, ठीक। तो ये हमारा आ गया फिलर नंबर 1, ठीक, ये आ गया नंबर 1, फिलर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। व्हेन इट डैश टू विटनेसिंग वार्स, फेमाइंस, डिजीज आउटब्रेक ऑन द न्यूज। जब हम न्यूज़ में देखते हैं, जब हम न्यूज़ में क्या देखते हैं, वार देखते हैं या फेमाइन मतलब अकाल देखते हैं या कोई डिजीज आउटब्रेक जैसे भी कोरोना वोरोना फैला था, इस तरह की जब कोई चीज़ हम देखते हैं न्यूज़ में तो गिल्ट में डैश अस टू वॉलंटियर और डोनेट मनी। तो जो हमारा गिल्ट होता है ना, जो हमारा अपराध बोध होता है, जो हमारे अंदर की क्या कहते हैं गलती महसूस करने वाली फीलिंग होती है, हमारा कंसेंस जो होता है वो हमको डैश करता है कि हम वॉलंटियर करें। वॉलंटियर का मतलब क्या हुआ, हम स्वयंसेवक बने, लोगों की सहायता करें या लोगों को पैसा डोनेट करें, ठीक, ये चीज़ आ जाएगी। आगे, वॉचिंग द जेनरसिटी ऑफ अदर पीपल। जब हम दूसरों की जेनरसिटी मतलब उदारता होता है, दान, मदद करना लोगों की, जब हम देखते हैं अदर पीपल को दूसरों की मदद करते हुए तो ये चीज़ डैश करती है प्ले एन एक्टिव रोल इन हेल्पिंग अदर्स। मतलब कौन, पीपल, लोग जो दूसरों की मदद कर रहे होते हैं। तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा, यहाँ कौन सा सेंस आ रहा है, जो के लिए क्या लगा लेंगे हम लोग, हु लगा लेंगे या फिर दैट लगा लेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, हु या दैट में कुछ मिलेगा। जो लोग दूसरों की मदद कर रहे होते हैं। तो ये वाला वॉचिंग द जेनरसिटी ऑफ अदर्स इज आल्सो गिल्ट प्रोवोकिंग, ये भी हम क्या करता है, हमारे गिल्ट को, हमारे अपराध बोध को प्रोवोक करता है। विच कैन डैश टर्न, डैश टर्न ये तो फिक्स होता है यार, इंटर्न लगता है, बदले में,
ये चीज़ बदले में क्या करती है, एक्टिवेट अस, हमको एक्टिवेट कर देती है टू टेक सिमिलर डैश दस प्लेइंग फॉरवर्ड। तो टू टेक सिमिलर डैश मतलब हम भी ऐसा ही कार्य करें, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें फिक्स वाली हैं और दो चीज़ें आपको भरनी पड़ेंगी, तीन चीज़ें। फिक्स वाली कौन है, व्हेन इट डैश टू, तो यहाँ पे ये फिक्स होता है कि जब बात आती है, जब बात आती है तो हम लिखते हैं व्हेन इट कम्स टू, व्हेन इट कम्स टू। भैया ये कोई ग्रामर रूल नहीं है, ये एक फ्रेज है व्हेन इट कम्स टू। तो व्हेन इट के बाद ये छूटा हुआ है, कम्स लगेगा, कम्स ये कौन सा होगा, तीसरा, व्हेन इट कम्स टू, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगती है, ठीक है। ये टू ऐसा है जिसके बाद आईएनजी फॉर्म लगेगी। व्हेन इट कम्स टू मतलब जब इसकी बात आती है, तो ये पहले वाले में तो हो गया कम्स। अब आओ क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम लोग, 22 करते हैं, ठीक। ये फिलर नंबर 2 है। यहाँ आ गया इट मे डैश, तो जब हम कहीं वार या फेमाइन या बीमारी का आउटब्रेक देखते हैं न्यूज़ पे, तो गिल्ट में डैश अस टू वॉलंटियर और डोनेट मनी। तो हमारी जो अपराध बोध होती है, हमारी जो गिल्ट होती है, वो हमको वॉलंटियर करने के लिए या दूसरों मनी डोनेट करने के लिए हमको क्या करेगी, तो वो हमको डिज़ायर करेगी, नहीं इंस्पायर करेगी, यस इंस्पायर करेगी। कंस्पायर मतलब षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र क्यों रचेंगे, षड्यंत्र रचना होगा नहीं। और एक्सपायर एक्सपायर नहीं करेगी, एक्सपायर को मतलब ख़त्म कर देना होगा, क्या करेगी, इंस्पायर करेगी। आगे आ जाओ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट हो गया, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ लगाना है, तो इन्होंने कहा कि वाचिंग द जेनरसिटी ऑफ अदर पीपल, जब हम दूसरों के उन लोगों की जेनरसिटी देखते हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। जो, तो जो के लिए क्या लगाओगे, हु, हुम, हुज या व्हिच, तो ये दोनों ये सब लगेंगे, क्या लगेगा, हु लगेगा। व्हिच जो होता है ना, आदमियों के लिए नहीं लगाया जाता है, हालांकि इसका मतलब भी होता है जो, लेकिन ये आदमियों के लिए नहीं लगता, इसलिए नहीं लगेगा। और पीपल के लिए लगाना है तो हम केवल हु लगा सकते हैं, ठीक है। हुज नहीं लग पाएगा यहाँ। होम का मतलब होता है जिसे, जिसको, जिस, जो नहीं होता जिसको या जिसे होता है, तो वो भी नहीं लग पाएगा। ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये 24 है, फिलर नंबर 4 है। तो यहाँ क्या लगाओगे, अब देखो कैन दिया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। अच्छा नहीं, ये नहीं है, ये तो लगा हुआ है, कैन के साथ एक्टिवेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। डैश टर्न लिखा है तो फिक्स होता है इंटर्न। इंटर्न का मतलब क्या हुआ, के बदले में, तो ये इंटर्न ही होता है, यही लग पाएगा। ये फिक्स फ्रेज है यार, इंटर्न। आखिरी वाले पे आ जाओ, ठीक है। आज का हम लोग करने जा रहे हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला। तो जो हमको मतलब वही चीज़, जब हम दूसरों को दान करते हुए देखते हैं तो हमारा गिल्ट इंक्रीज वो होता है, इंस्पायर होता है। और ये भावना जो होती है विच कैन, जो कि बदले में हमारे अंदर एक्टिवेट कर देती है टेक सिमिलर डैश, कि हम भी ऐसा ही कोई कदम उठाएं। तो टेक सिमिलर एनिमेशन, नो। टेक सिमिलर एक्शन, यस। टेक सिमिलर अपैथी, अपैथी का मतलब होता है अरुचि, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लोगे तो ये अपोजिट चला जाएगा, अपैथी होगा नहीं। कमोशन का मतलब होता है शोरगुल, तो आप भी वैसा ही शोरगुल करेंगे। यहाँ दूसरे की मदद करने की बात आ रही है, शोरगुल करने की बात नहीं आ रही है, तो क्या हो गया, से टेक सिमिलर एक्शन। तो दूसरों को देखकर हमारे मन में भी आता है कि हम भी लोगों की मदद करें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 25 क्वेश्चन। किसका 25 क्वेश्चन हो गया, ये था सेट नंबर 37। किस दिन हुआ था, 21 जुलाई 2022 का पेपर है, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, एक दिन का गैप हुआ है लेकिन आगे कोशिश करूँगा नहीं होगा। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, जैसे ही ये एमटीएस के ये प्रैक्टिस सेशन वाले ख़त्म हो जाएंगे वैसे ही हम आप लोगों को कुछ जो अभी इसमें हम लोग कर रहे हैं ना सेशन, तो इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें में नहीं, जैसे क्राइसिस है, गवर्नमेंट्स है, प्लेसेस वगैरह पे तमाम ढेर सारे क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो उस पर फिर बढ़ेंगे, निपटेंगे हम लोग, ठीक है। पहले डिस्कशन कर लो, डिस्कशन में ये पता चलेगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर उन्हीं पर हम लोग करेंगे, आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। रोज़ आप लोगों को कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, परेशान मत होइए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।